देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब हम चेन्नई को मद्रास नाम से जानते थे। हुआ कुछ यूं था कि मद्रास में मेरा करीबी रिश्तेदार रेलवे के एक ऊंचे पद पर नियुक्त था, और जब उन्होंने मुझे ये कहकर मद्रास बुलाया कि वो मेरी भी नौकरी लगा ही देंगे, तो मेरे घर वालों ने झट से मद्रास की टिकट काट दी। पर मैं पहले कभी गांव से दूर नहीं गया था। ऐसे में मद्रास जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। पर मेरे घर वालों के पास मेरे इस डर का इलाज भी था। महेंद्र, दरअसल महेंद्र मेरा जिगरी यार था, और जब मेरे घर वालों ने उसे मेरे साथ मद्रास जाने को बोला तो वो फौरन ही राजी हो गया। फिर क्या था, हम दोनों ने बोरिया बिस्तरा बांधा और रवाना हो गए मद्रास के लिए। सफ़र बहुत ही लंबा था, पर हम दोनों की जुगलबंदी के चलते सफ़र बहुत ही तेज़ी से कट रहा था। हम दोनों ने अब तक एक दिन और एक रात का सफ़र तय कर लिया था, और जब दूसरी रात आई तो ट्रेन एक जगह पर रुकी। वैसे तो ट्रेन कई बार ऐसे अनजान जगहों पर रुकी थी, पर अब जहाँ ट्रेन रुकी थी वो जगह थोड़ी अजीब थी, क्योंकि पटरियों के दोनों तरफ बाजार लगा हुआ था। और ये बाजार कोई आम बाजार नहीं था, ये था मांस मछलियों का बाजार, जहाँ पर हर तरफ के गोश्त बिक रहे थे। अभी ट्रेन की खिड़की से बाजार को देखते हुए हम दोनों यही सोच रहे थे कि भला ये बाजार यहाँ रेलवे ट्रैक के पास क्यों लगाया गया है, कि तभी मैंने नोटिस किया कि जो भी ट्रेन से उतर रहा है वो कुछ देर के बाद गायब हो जा रहा है। और जब यही बात मैंने महेंद्र को बताई तो महेंद्र ने मुझे ये बोलकर चुप करा दिया कि ये लोग यहीं कहीं होंगे, ट्रेन खुलने से पहले वापस आ जाएंगे। महेंद्र की बात भी ठीक थी, ऐसा भी तो हो सकता था। पर जब ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न दिया तब भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा, जबकि हमारी बोगी से ही आधे से ज़्यादा लोग ट्रेन से नीचे उतरे थे, कुछ खरीदने के लिए नहीं बल्कि यूं ही तफरी लेने के लिए। फिर जब ट्रेन चल पड़ी तो महेंद्र बोला, ये क्या हुआ, कोई वापस क्यों नहीं आया? तभी महेंद्र ने फौरन ट्रेन की चैन खींच दी। चैन के खींचते ही ट्रेन रुक गई, और ट्रेन के रुकते ही महेंद्र नीचे उतर गया, ये देखने के लिए कि सब लोग कहाँ पर रह गए। अभी मैं महेंद्र के बाद ट्रेन से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रेलवे गार्ड आ गए, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे डांटते हुए बोले कि तुम लोगों ने तो ट्रेन की चैन खींचने का खेल ही बना लिया है, जिसे देखो बेमतलब में जब दिल किया चैन खींच दिया। दोस्तों, वो रेल गार्ड बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ लग रहा था, इसलिए वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। गुस्से में उसने मेरे दोनों हाथ बांध दिए और एक सीट पर बैठाते हुए बोला कि अगला स्टेशन आने दो, मैं तुम्हारी सारी मस्ती निकलवाता हूँ। अब तक मैं समझ गया था कि महेंद्र ने ट्रेन की चैन खींचकर बहुत ही बड़ी आफत मोल ले ली है। मैंने फौरन ही उस रेल गार्ड से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने चैन खींची थी। मेरे ये कहते हुए वो गार्ड बोला, कहाँ है वो? जिस पर मैंने कहा कि वो उन लोगों को देखने के लिए नीचे उतरा था जो नीचे छूट गए थे। जब मैंने ये कहा तो रेल गार्ड मुझे घूरते हुए बोला, कौन लोग छूट गए थे? जिस पर मैंने उस गार्ड को समझाते हुए बोला कि वही जो मांस के बाजार में उतरे थे और फिर वो चढ़े ही नहीं, और ट्रेन भी खुल गई थी। उन्हीं को लेने के लिए मेरे दोस्त ने ट्रेन की चैन खींची थी। मेरे इतना कहते उस रेल गार्ड ने कुछ देर के लिए मन ही मन में कुछ सोचा, फिर वो मुझे वहाँ छोड़कर चला गया, और उसके जाते ट्रेन भी खुल गई। पर चिंता वाली बात ये थी कि महेंद्र अभी तक वापस नहीं आया था। ट्रेन के खुलते ही मैं घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। चूंकि मेरा हाथ बंधा था तो मैं ट्रेन को रोकने के लिए चैन भी नहीं खींच सकता था, इसलिए मैं बार बार वहाँ पर मौजूद लोगों से विनती करने लगा कि वो ट्रेन की चैन खींच दे। मेरा दोस्त नीचे रह गया है, पर सबको यही लग रहा था कि मैं कोई लफंगा हूँ, इसलिए किसी ने भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो वो रेलगार्ड फिर से आ गया और मुझे पकड़कर ट्रेन से नीचे उतरकर एक सफ़ेद वर्दी वाले के हवाले करते हुए बोला, इसने भी मंगरेला बाजार देख लिया है। वो तो अच्छा है कि मैंने इसे समय रहते ट्रेन से उतरने से रोक लिया, नहीं तो इसका भी खून और मांस और खाल तीनों अलग अलग हो गया होता। ध्यान रखो इसका, जब ठीक हो जाए तो इसे छोड़ देना। इतना बोलकर वो रेलगार्ड वापस से ट्रेन में चला गया, और वहीं वो सफ़ेद वर्दी वाला आदमी मुझे लेकर वहीं स्टेशन के एक कमरे में ले गया। मुझे उस वक्त महेंद्र की चिंता बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने उस सफ़ेद वर्दी वाले से प्रार्थना करते हुए कहा कि सर, मेरा दोस्त पीछे छूट गया है, आप किसी तरह उसे ढूंढ कर ले आओ।
अभी मैं उस आदमी से महेंद्र को तलाशने की गुहारी लगा रहा था कि वो आदमी बोला कि तुम्हारा दोस्त शायद अब जिंदा नहीं है और हो सकता है कि अगले 3 दिनों में तुम भी जिंदा ना बचो। अगर तुमने और तुम्हारे उस दोस्त ने मंगरेला का बाजार सच में देखा है तो ये जान लो कि ये तुम्हारा सबसे बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि आज तक जिसने भी मंगरेला का बाजार देखा वो 3 दिनों से ज़्यादा जिंदा नहीं बचा। अब उस सफ़ेद वर्दी वाले ने जब ये कहा कि महेंद्र मर गया है और अगली बारी अब मेरी है, तो मैं उस पर झुंझलाते हुए बोला, तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या है ये मंगरेला बाजार? मेरे ये पूछते उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस कमरे के पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले गया जहाँ पर खुला मैदान था। उस मैदान में पहुँचते उस सफ़ेद वर्दी वाले ने मुझे एक फावड़ा पकड़ाते हुए कहा कि यहाँ 3 गड्ढे खोदो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मंगरेला किस बला का नाम है। जब उस आदमी ने मुझे फिजुल में उस वक्त गड्ढा खोदने को कहा तो कसम से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, पर मैं उस वक्त गुस्से में ही सही पर उसकी बात मान ली और फावड़ा चलाने लगा। और जैसे मैंने 3 गड्ढे खोदे तो वैसे मैंने उस सफ़ेद वर्दी वाले से बोला, अच्छा चलो बताओ मंगरेला बाजार किस बला का नाम है? मेरे इस सवाल करते ही उस आदमी ने बोला, पहले ये बताओ कि उन 3 गड्ढों में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? जिस पर मैंने छूटते ही बोला, क्या दिखेगा, मिट्टी तो है इसमें। अब ये बोलते हुए जब मैंने एक नज़र उन 3 गड्ढों की तरफ घुमाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो 3 गड्ढे जिसे मैंने अभी अभी खोदा था, अब उनमें से एक खून से भरा था और दूसरा चमड़ी से और तीसरा गुर्दे आंतों कलेजों से। ये सब देखते ही मेरा जी मचलाने लगा और मैं वहीं पर उल्टियाँ करने लगा और उल्टियाँ करते करते मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में लेटा हुआ था और वो सफ़ेद वर्दी वाला आदमी मेरे बगल में एक कुर्सी पर बैठा था। मुझे होश में आते देख उस आदमी ने बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में कुन्नी जी से बात की है, वो तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वो वर्दी वाला आदमी हर बात बड़ी गंभीरता से बोल रहा था और जो मैंने ट्रेन में देखा और जो अभी देखा वो देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया था कि यह मामला बड़ा ही पेचीदा है। इसलिए मैं उस सफ़ेद वर्दी वाले से नरमी से पेश आने लगा और जब मैंने उस आदमी से मंगरेला बाजार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक ऐसा भूतों का बाजार है जिसमें इंसान के खून खाल और अंदरूनी अंगों को 3 अलग अलग गड्ढों में रखा जाता है, फिर उसका वो भोग करते हैं। पर मरने वाले की आत्मा हमेशा भटकती रहती है और वो दर्द से तड़पती रहती है। अब ये सब जानने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया और फिर जब उस आदमी ने मुझे आगे बताया कि अगर मुझे महेंद्र का सपना आए तो इसका मतलब होगा कि महेंद्र को उन भूतों ने अपना शिकार बना लिया है, अगर नहीं आया तो मतलब कि वो अभी जिंदा है। अब ये बताने के बाद उस सफ़ेद वर्दी वाले आदमी ने बोला कि अब तुम आराम करो क्योंकि कल का दिन बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। जब कुन्नी जी आएंगे तो तुम्हें बहुत अहम फैसला लेना होगा। और वो ये बोलकर वहाँ से चले गए। फिर उसके जाने के बाद मुझे नींद तो नहीं आई, पर बार बार ऐसा लग रहा था कि महेंद्र मुझे मदद के लिए आवाज़ दे रहा हो। खैर किसी तरह रात बीती और सुबह वो सदस्य वर्दी वाला आदमी एक बौने से आदमी के साथ मेरे पास लौटा। इससे पहले मैं कुछ उससे पूछता कि उसने बोला कि ये कुन्नी जी है, ये जो कहें अगर वो तुम करोगे तो शायद बच जाओगे, नहीं तो तुम भी अपने दोस्त की तरह मारे जाओगे। अब ये सुनने के बाद मेरे पास तो ना करने का विकल्प ही नहीं था, तो मरता क्या नहीं करता, मेरा वही वाला हाल था। तो मैंने हाँ कह दिया। मेरे हाँ कहते ही उस बौने से कुन्नी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे शरीर की चमड़ी और खून, साथ ही कोई एक अंदरूनी अंग देना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। अब ये जानने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, पर अंदरूनी अंग कैसे दूंगा? जिस पर उस कुन्नी ने कहा कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद कुन्नी ने कोई मंत्र पढ़ा, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी ट्रेन में एक सीट पर बैठा हुआ था। मेरे एक हाथ पर पट्टी बांधी थी और पेट के पिछले भाग में काफ़ी दर्द हो रहा था। हालांकि पेट पर कोई कट के निशान तो नहीं थे, पर उस हादसे के बाद मेरा पेट हमेशा दर्द करता रहा। खैर किसी तरह से उस रोज़ मैं बच तो गया, पर मेरा जिगरी दोस्त उस रोज़ मारा गया, जिसका मुझे आज भी बहुत दुख है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम कैलाश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खड़ुआ का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बहुत ही छोटा सा है, जहाँ खेतों की हरियाली और गंगा की शांत धारा ही जीवन का आधार है। मैं एक साधारण इंसान हूँ
जो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने की जद्दोजहद में लगा रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं था सिवाय मेहनत और सपनों के, लेकिन उस एक रात ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात जब मैं एक ट्रेन में सवार हुआ तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाला हूँ जो मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर देगा। ये बात उस दिन की है जब मुझे अपने चाचा के यहाँ लखनऊ जाना था। मेरे चाचा बीमार थे और मुझे उनकी देखभाल के लिए कुछ दिन उनके पास रुकना था। गांव से लखनऊ की दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ट्रेन ही एकमात्र साधन था जो मुझे वहां समय पर पहुंचा सकता था। तभी मैंने अपनी पुरानी सी झोली में कुछ कपड़े, थोड़ा सा खाना और चाचा के लिए कुछ फल रखे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और साथ ही मैंने किसी तरह अपनी टिकट भी पक्की की। ट्रेन रात के 9 बजे की थी तो मैं समय से स्टेशन पहुंच गया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन साधारण थी जिस वजह से जनरल डिब्बे में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन मैंने किसी तरह से खिड़की के पास वाली सीट पकड़ ली। खिड़की से आधी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। बाहर काफ़ी अंधेरा घना था और ट्रेन की रफ्तार के साथ पेड़ पौधे तेजी से पीछे छूट रहे थे। मेरे पास बैठे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई सो रहा था तो कोई अपने मोबाइल में गाने सुन रहा था। मैं बस चुपचाप बाहर देख रहा था और मन में चाचा की चिंता थी। फिर कुछ देर के बाद एक खाना बेचने वाला डिब्बे में आया। उसका चेहरा साधारण सा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। तो उसने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा असहज कर गया। तभी उसने पूछा कि क्या मैं खाना लूँगा। उसके ये कहते ही मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास घर से लाया हुआ खाना था, लेकिन वो बार बार मेरे पास आता रहा। आखिरकार उसने मुझे एक गिलास पानी ऑफर किया तो मैंने बिना सोचे समझे वो गिलास ले लिया और वो पानी पी लिया। फिर पानी पीने के कुछ ही मिनट बाद मुझे चक्कर से आने लगे, जिस वजह से मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं अपनी सीट पर ही ढेर हो गया। पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा। लेकिन फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं ट्रेन में नहीं था, मैं एक ठंडी गीली सी जगह पर लेटा हुआ था। मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा था, हवा में सड़ांध की बू थी और मेरे शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। फिर मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे। तभी मैंने अपने आसपास देखने की कोशिश की तो धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में ढलने लगी और मैं एक खंडर जैसी जगह पर पड़ा था। उस खंडर की दीवारें टूटी हुई थी और छत से पानी टपक रहा था। फर्श पर धूल और मकड़ियों के सिर्फ जाले थे। मेरे दिल की धड़कनें ये सब देखकर काफ़ी तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। तभी मैंने अपनी झोली की ओर देखा तो मेरी झोली भी गायब थी और मेरी जेब में रखे पैसे भी नहीं थे। तभी मैंने अपने आप को संभाला और उठने की कोशिश की। तभी मुझे दूर कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी के रोने की थी, लेकिन इतनी धीमी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो इंसान की थी या किसी और चीज़ की। तभी मैंने उस आवाज़ की दिशा में चलना शुरू किया तो मेरे कदम डगमगा गए थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं रुका तो ये अंधेरा मुझे निगल लेगा। फिर कुछ कदम चलने के बाद मैं एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां पर कुछ पुराने टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। हॉल के एक कोने में एक मेज भी थी जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी इतनी धीमी थी कि वो सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को ही हल्का सा उजागर कर रही थी। फिर मैं उस मेज की ओर बढ़ा, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मेज पर रखी मोमबत्ती को हाथ में लिया और फिर मैं आगे बढ़ा कि तभी मेरे सामने अचानक एक चेहरा प्रकट हुआ। वो चेहरा इतना भयानक था कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और जब वो मुस्कुराया तो उसके दांत काले और टेढ़े मेढ़े दिखे। मैं उसे देखते ही पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। वो चेहरा मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी मैंने मोमबत्ती उसकी ओर फेंक दी, लेकिन वो हवा में ही गायब हो गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर दिशा में सिर्फ अंधेरा था। तभी मुझे फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी, पर इस बार वो और भी करीब थी। तभी मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर कुछ देर चलने के बाद मैं एक छोटे से कमरे में पहुंचा। वहां दीवार पर कुछ चित्र बने हुए थे।
उन चित्रों में कुछ लोग थे जिनके चेहरे पर दर्द और डर साफ दिख रहा था। मैंने उन्हें गौर से देखा तो मुझे लगा कि उनमें से एक चेहरा मेरा भी था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर मैंने उस चित्र को छुआ और जैसे ही मैंने उस चित्र को छुआ कि तभी उस दीवार से खून बहने लगा, जिसे देखकर मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी मुझे फिर से वही लाल आंखों वाला चेहरा दिखा, पर इस बार वो मेरे और भी करीब था। तभी उसने मेरी ओर देखा और वो हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में सुइयां चुभने लगी। तभी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो वहां पर नहीं था, लेकिन हाँ, सिर्फ मेरे सामने अंधेरा था। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं सचमुच किसी भूतिया जगह पर हूँ? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी मुझे दूर कहीं से एक रोशनी दिखी। वो रोशनी बहुत ही हल्की सी थी, लेकिन उसने मुझे उम्मीद दी। तभी मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा। वो रोशनी मुझे एक लंबे गलियारे में ले गई। उस गलियारे की दीवारों पर बहुत ही पुराने से पुराने चित्र टंगे थे। उन चित्रों में कुछ लोग थे जो शायद कभी इस जगह पर रहते थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी। तभी मैंने एक चित्र पर गौर किया तो उसमें वही खाना बेचने वाला था जिसने मुझे ट्रेन में पानी दिया था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन सी रुक गई। क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो मुझे यहाँ पर लाने का हिस्सा था? और ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ गया। वो गलियारा एक बड़े से दरवाजे पर ख़त्म हुआ। वो दरवाज़ा बहुत ही पुराना और भारी था। तभी मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। तभी मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो लाल आंखों वाला चेहरा ठीक मेरे सामने था, पर इस बार वो गायब नहीं हुआ। वो मेरी ओर बढ़ने लगा तो मैंने दरवाजे को जोर जोर से धक्का देना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दरवाजा खुल ही गया और मैं अंदर गिर पड़ा। पर अब अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा डरावना था। वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। गड्ढे के चारों ओर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। फिर मुझे लगा जैसे वो कोई जादू टोने के निशान थे। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चेहरा अब गायब हो गया था, लेकिन मुझे अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। फिर मैं उस गड्ढे के पास गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। फिर मैंने उस गड्ढे में झांका और तभी मुझे एक ठंडी सी हवा ने छुआ। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। तभी उस गड्ढे से एक काली छाया निकली। वो छाया धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई तो उसका चेहरा वही था जिसकी लाल आंखें थी। पर मैं उसे देखते ही भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर पता नहीं क्यों जम से गए थे। वो छाया मेरे और भी करीब आ गई। उसने मेरी ओर देखा और मुझे लगा जैसे वो मेरे मन के अंदर झांक रही है। फिर मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें उभरने लगी। मुझे अपने गांव की गलियां दिखी, मेरे माता पिता दिखे और फिर मुझे वो ट्रेन दिखी जिसमें मैं सवार हुआ था। लेकिन इन सबके बीच एक बात साफ थी, वो छाया मुझे कहीं ले जाना चाहती थी। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर फिर से कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने फिर से गड्ढे की ओर देखा तो वो छाया अब गायब थी। मेरे सामने सिर्फ धुआं था। मैंने तुरंत ही राहत की सांस ली, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो इस बार वो लाल आंखों वाला चेहरा मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। फिर मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाया और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियाँ जम गई। मैंने उससे छूटने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो कह रही थी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम हमारे हो। फिर मैंने अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझे गड्ढे की ओर खींचने लगा। फिर मैंने अपने पैर ज़मीन पर टिका दिए, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। मैं उस गड्ढे के किनारे तक पहुँच गया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उनमें सिर्फ अंधेरा ही दिखा। तभी उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं उस गड्ढे में गिर पड़ा। गिरते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनंत गहराई में डूब रहा हूँ, पर अब मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा था। मैं चिल्लाए जा रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ गूंज ही नहीं रही थी। तभी मुझे एक रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखें चौंधी आ गईं। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर से ट्रेन में था, पर मेरे आसपास वही लोग थे जो पहले थे।
सब कुछ वैसा ही था जैसा कि मैंने छोड़ा था। मैंने अपने आप को टटोला, लेकिन मेरी झोली मेरे पास थी और अब मेरे जेब में पैसे भी थे। फिर मैंने राहत की सांस ली। क्या ये सब एक सपना था? लेकिन तभी मुझे अपने कंधे पर वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और फिर जब मैंने पलट कर देखा तो फिर से वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वही लाल आंखें दिखी जो मुझे खंडर में मिली थी। वो मुझे देख रही थी और उनकी मुस्कान में वही खौफ था। तभी ट्रेन रुकी और मैं लखनऊ स्टेशन पर उतर गया, लेकिन मेरे मन में वो खौफ अब भी जिंदा था। मैं चाचा के घर पहुंचा, लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर रात मुझे वही लाल आंखें दिखती थी, जिन्हें देखकर मैं समझ गया था कि वो खंडर कोई सपना नहीं था। वो एक ऐसी सच्चाई थी जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। और आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है, कोई जिसकी आंखें खून की तरह लाल है, कोई जो मुझे फिर से अंधेरे में ले जाना चाहता है। पर मैं कैलाश अब सिर्फ एक डर के साथ जी रहा हूँ, और वो डर है उस खौफनाक सफ़र का। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।